हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं जी आप लोग? विनय राठौर, गुड आफ्टरनून। आज हम शीट का डिस्कशन करने वाले हैं ना, एक्सरसाइज 1 का। रोटेशनल मोशन की एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन आज। कल एसएचएम की पहली क्लास होगी बच्चों, फिर जो एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन है वो कल वाली क्लास के बाद परसों होगा, है ना। यही हम लोगों ने प्लान किया था। यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। यही था ना बच्चों अपना प्लान जो है। और इसमें भी बच्चों मुझे जहां तक याद है कि हमने इसमें काफी कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ना, ये भी कर चुके हैं शायद। जो मुझे याद आ रहा है ना, ये सब डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। शायद हमने ये भी डिस्कस किया था। 45 तक डिस्कशन हमारा हुआ है ना। 45 तक हुआ है बच्चों ना। चलो भाई, 46 से लेके 46 से लेके 50 तक, ठीक है। 46 से लेके बच्चों 50 तक आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं मेरे को बता दो। एसएचएम के बाद बच्चों 12th स्टार्ट करेंगे हम लोग ना। मैंने तुम्हें बताया भी था कि 12th वाला पोर्शन हम स्टार्ट पहले करेंगे एसएचएम के बाद। नहीं, शायद एसएचएम के बाद मैं वेव और पढ़ाऊंगा, वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव, क्योंकि वो फिर एसएचएम से लिंक्ड है पूरा का पूरा। फिर हम पूरा 12th भी खत्म करके आ जाएंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एसएचएम के बाद ये वेव भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि वेव भी पढ़ा दें। अब ज्यादा टाइम नहीं लगना है। एसएचएम 7 दिन में, वेव 7 दिन में, और अगला वाला 7 दिन में, 21 दिन में, मतलब 11th का ये मेजर पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक क्या है कि मेरा एक और बैच चल रहा है, वो भी हमारे कुछ बराबर आ जाएगा। मतलब उनका रोटेशन तक, एसएचएम तक कंप्लीट हो चुका होगा, तो फिर हम उनको इलेक्ट्रो से साथ में मर्ज कर लेंगे। नहीं, 11th वाला मैंने बताया ना तुम्हें, 11th वाला नहीं, थोड़ा 12th का भी कर लेते हैं, ना 12th को बीच में मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊं बच्चों, अब मैं तुम्हारे जेई मेन के पीवाईक्यूज का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूं यूट्यूब पे, ठीक है। तो जेई मेन के पीवाईक्यूज इस साल 2022 और 2023 के सारे पीवाईक्यूज जो आए हैं, मतलब कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन होगा जो देखते ही सॉल्व हो रहा हो, उस क्वेश्चन को छोड़ के सारे पीवाईक्यूज बच्चों आपको इनका प्रॉपर एक प्लेलिस्ट जो है, जो फ्री वाली टेस्ट सीरीज है ना हमारी, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। जहां पे आप सारे के सारे पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर पाओगे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर पाओगे, उनके वीडियो सॉल्यूशन देख पाओगे। वीडियो सॉल्यूशन कैसे होंगे वो तुम्हें पता है ना बच्चों के, हर एक क्वेश्चन के नीचे एक लिंक होती है, क्लिक करते ही उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके का हम लोग जो करने वाले हैं। एरोडोव सॉल्यूशंस दे दीजिए, अभी नहीं है इतना टाइम ना यार एरोडोव सॉल्यूशंस के लिए। ड्रॉपर बैच में एरोडोव का अगर कराना मिक्स कर दिया ना, वैसे हमारी शीट में ही एरोडोव के काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आप लोगों को ना, जो रिलेवेंट होते हैं वो हमने शीट में डाल रखे हैं, ठीक है। तो वो शीट में ऑलरेडी हमने डाल रखे हैं। हमारी क्लास के इलस्ट्रेशन, हमारी शीट के इलस्ट्रेशन किसी भी एंगल से एरोडोव से कम नहीं है, ठीक है। तो हम उठाते ही वहीं से हैं। एरोडोव इज दी, मतलब एक तरीके से ये जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह बनाए गए उनका बेस तो एरोडोव ही है, ठीक है। हाँ, और करना है आपको क्लास के बाद, अगर आप करना चाहें सेपरेटली कर लीजिए, वो आप कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। एरोडो का जैसे 12th वाले पोर्शन को मैंने बच्चों को दिया है कि आप इसको कर सकते हो, तो मोस्टली जो क्वेश्चन एरोडो के वो हमने उठा के डाल ही लिए इधर। तो ज्यादातर एरोडो के क्वेश्चंस हमारी शीट्स में या इनमें मिल जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, करें डिस्कशन करें इसका। मुझे बताओ बच्चों, 46 से लेके 50 तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? 46 से लेके 50 तक हमारी ये वो शीट्स हैं बच्चों जिनसे अभी आपने सुना होगा अमन तिवारी का। अमन तिवारी ने तो खुद यूट्यूब पे एक्सेप्ट किया था कि सिर्फ मैंने शीट्स लगाई थी, उससे मेरी ये रैंक आ गई जेई एडवांस में ना। तो ये जेई एडवांस में रैंक के लिए सफिशियंट है बच्चों। शीट्स और चैंप बैच जो मैं कराता हूँ ना, चैंप बैच का जो कंटेंट है वो बच्चों बहुत अच्छा है। चैंप बैच का बहुत अच्छा है बच्चों। 11th वाला पार्ट देखो इस बैच में नहीं करा सकते, ठीक है, ये बात समझ लो। अगर मैं इस बैच में एरोडो वाला कराने लगूंगा तो बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाएंगे, हमें सबको साथ लेके चलना है। हाँ, जब हमारा जो चैंप बैच जो है उसमें ऑलरेडी जो कंटेंट है जो इस साल ऐड होगा एडवांस के लिए, उसमें जरूर हम लोग जो है एरोडो के कुछ क्वेश्चंस, कुछ अच्छी अच्छी जगहों से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके डालते हैं, ठीक है। सो अभी
हमारा पूरा फोकस जेई एडवांस नहीं है, हमें जेई मेन का भी ध्यान रखना है, हमें जेई एडवांस का भी ध्यान रखना है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मुझे पता है मुझे कैसे चलाना है, इतने दिन से मैं बैच को चला रहा हूं, ठीक है। ये तुम्हारी बहुत गलत स्ट्रेटजी है कि सिर्फ एरोडोब से होमवर्क देने के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा। आप कहीं के नहीं रहोगे, मैं बता रहा हूँ ना आपको। मेरे इतने सालों में ये जितने भी टॉपर जो निकले हैं ना, जो ऑनलाइन से, सारे के सारे मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन से मतलब निकले ना, जहाँ मैं जिस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता था, वो सारे 11th और 12th और ड्रॉपर मेरे से पढ़े होते थे, बेस मेरे से पढ़ा होता था उन्होंने। तो बेसिकली मेरे को पता है मुझे क्या करना है, ठीक है। आप लोग जो है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे करते जाओ। आप लोगों को अब एरोडोव से क्वेश्चंस आना बंद हो चुके हैं, पहली बात ये ध्यान रखो। एरोडोव से डायरेक्ट क्वेश्चंस आना बंद हो चुके हैं। एरोडोव के 5 क्वेश्चंस लगाओ और शीट को कर लो अगर तुम, तो तुम्हारा वैरायटी मेंटेन होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखो। अभी वो टाइम नहीं है एरोडोव सॉल्व करने का, अभी टाइम है आपका सिलेबस कंप्लीट करने का एक अच्छे लेवल पे, और उस लेवल पे ले जाती है हमारी शीट। तो हमारी शीट बच्चों आपको अच्छे लेवल पे ले जाती है, एंड देन जब तुम क्रैश कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करोगे उस टाइम पे आपको सॉल्व करना चाहिए। हाँ, ये शीट बच्चों अगर तुम कंपेयर करोगे ना कोटा के इंस्टीट्यूट्स के साथ, बहुतों से तो बहुत बेहतर है और बहुतों के इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो जो टॉप रैंक वगैरह प्रोड्यूस करते हैं ना, उनके इक्विवेलेंट पाओगे आप इस शीट को। तो आप उस चीज की फिक्र छोड़ दो, कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें, मतलब आपको किसी भी तरीके का डाउट होना नहीं चाहिए। मेरी शीट में हर लेवल का क्वेश्चन है। मुझे टाइम का भी ध्यान रखना है कि मुझे सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करा सकूं। जनवरी में सिलेबस कंप्लीट कराना होता है। जब एरोडो कराया जाता था ना बच्चों, जब ड्रॉपर बैचेस में, वो टाइम था कि अप्रैल तक सिलेबस खींचा जाता था, मार्च तक खींचा जाता था, तब एरोडो सॉल्व हो पाती थी। तो वो टाइम खत्म हो चुका। फिर उनमें एरोडोब ही सॉल्व होती थी उन बैचेस में। बाद बाकी फिर शीट वगैरह में जो ऐसे उड़ाते थे ना, तो उसमें हर बच्चा कॉप अप नहीं कर पाता था, उसमें वो 2-4 बच्चे ही होते थे जो मैनेज कर पाते थे, ठीक है। तो मुझे बच्चों को भी साथ में लेके चलना है भाई। जेई मेन अब पहली स्टेप है हमारी, तो हमें उसको भी उसमें पहले अच्छा परफॉर्म करना है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मेरी शीट की एक्सरसाइज 2 लगा के देखो ना, आप लगाओ तो सही एक्सरसाइज 2, आपको पता लग जाएगा क्या लेवल है इसका, ठीक है। डिस्कशन शीट का सबसे अलग बनता है आपका। चलो खैर, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फालतू की बातें नहीं करते हैं उधर ना, ये कोई कोई बच्चा आ जाता है मतलब हवाबाजी वाली बातें नहीं करते, ठीक है। चलिए भाई, सो 46 से लेके 50 तक आप लोगों में से एक बच्चे ने एक डाउट पूछा है, ओनली 47 के अलावा बच्चों और कोई डाउट है किसी को? पीवाईक्यूज, यस, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मेरी शीट पीवाईक्यूज और चैंप बैच मोर देन एनफ। कुछ नहीं करना आपको फिजिक्स में इसके अलावा। मैं बता रहा हूं ना, चैंप बैच का पिछले साल का कंटेंट और चैंप बैच में इस साल जो डीबीबी दी जाएंगी, अरे एरोडो वेरोडो सब साइड में रह जाएंगी, ठीक है। आप चैंप बैच की डीपीबी उठा के देख लो एक आध, जो मैंने ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो 46, 47, 48, तो 46 वाला जो है बच्चों, पहले हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। 46 वाला बच्चों ने पूछा है, ठीक है। A system of uniform cylinder and plate is shown in the figure. All the cylinders are identical and there is no slipping at any contact. The velocity of the lower and the upper is this, then the ratio of the angular velocity of the upper cylinder to the lower cylinder is. अच्छा, देखो बच्चों, एक काम करना बच्चों, इस सिलेंडर की वेलोसिटी इधर होगी और ये ऐसे ओमेगा 1 से घूम रहा होगा, ठीक है। और इन ये जो सिलेंडर होंगे बच्चों, इनकी वेलोसिटी कुछ इधर होगी। इसको मान लेना v1 और इसको मान लेना v2, और बच्चों ये ऐसे ओमेगा 2 से घूम रहे होंगे, ठीक है। तो इनके पहले तो बच्चों इस तरीके से कुछ मोशन होंगे। बच्चों इस वाले पॉइंट पे, नीचे वाला सरफेस रेस्ट पे, तो इस जगह पे v1 जो है ओमेगा 1 इंटू आर के बराबर होगा। ये पहली इक्वेशन आएगी हमारे पास ना, इस वाली जगह पे। इस वाली जगह पे अगर तुम वेलोसिटी लिखोगे ना बच्चों, देखो इसका ओमेगा ऐसे माना है मैंने, तो पहले तुम सेंटर के रेस्पेक्ट में लिखोगे ना, तो ओमेगा 1 इंटू आर आएगा यहाँ पे, और फिर ये v1 से जा रहा है तो v1 और आएगा, और बच्चों v1 प्लस का ओमेगा 1 इंटू आर, ये बच्चों तुम्हारे पास v के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v के बराबर है, ठीक है। v1 की वैल्यू ये है, तो 2 ओमेगा 1 इंटू आर v के बराबर होना चाहिए। ओमेगा 1 जो है बच्चों v डिवाइडेड बाई 2r के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास पहला मतलब दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। ओके, अब इस वाले सिलेंडर के लोवेस्ट पॉइंट को देखो, इसकी वेलोसिटी किधर आएगी? अगर तुम सेंटर के रेस्पेक्ट में देखोगे तो पीछे जा रहा होगा, कितने से? ओमेगा 2 इंटू आर से।
आगे जा रहा होगा बच्चों v2 से, और इसकी नेट वेलोसिटी बच्चों v के बराबर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो ओमेगा 2 इंटू आर माइनस का v2 इज इक्वल टू बच्चों v होना चाहिए। अब इस वाले पॉइंट पे आ जाओ। इस वाले पॉइंट पे बच्चों ये ओमेगा 2 से घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा 2 इंटू आर, और v2 इसकी वेलोसिटी और है तो v2 और ऐड कर देना। तो v2 प्लस का ओमेगा 2 इंटू आर, ये बच्चों हमारे पास ये 2v के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं ना तो बच्चों 2 ओमेगा 2 इंटू आर जो है 3b के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 जो आएगा ना बच्चों वो 3 के बराबर आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। हाँ, सेम क्लास इलस्ट्रेशन हमने ऐसे किए हुए हैं बच्चों, उसी तरीके से ये वाला सॉल्व हो जाएगा। बी सेंटर की वेलोसिटी आपको माननी पड़ेगी और ऐसे। हाँ, 3v/2r आ रहा होगा ना वो। ठीक है, तो ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब तुमने पूछा 47, a ladder of length L is slipping with its end against a vertical wall and the horizontal floor. At a certain moment, the speed of the end of the end in contact with the horizontal floor is v, and the ladder makes an angle of 30 degree with the horizontal. Then the speed of the ladder center must be. सो एक लैडर है बच्चे यहाँ पे और वो स्लिप कर रही है इसके अगेंस्ट ना। ऐसे ऐसे रखी हुई है और यहाँ पे बच्चों स्लिप कर रही है इसमें ना। और ये वाला जो एंड है ना बच्चों, ये वाला दिस एंड इज मूविंग विद v, और ये एंगल मान लो थीटा के बराबर है। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ द लैडर सेंटर मस्ट बी। तो इस लैडर का जो सेंटर होगा ना बच्चों उसकी स्पीड इन्होंने हमसे पूछी है। लैडर का जो सेंटर होगा उसकी स्पीड इन्होंने हमसे पूछी है। तो लैडर के सेंटर की स्पीड पता करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, स्पीड पूछिए बस। तो स्पीड पता करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं बॉडी के ऊपर, उसके रेस्पेक्ट में हम पहले ओमेगा पता कर लेते हैं क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में बॉडी का हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ठीक है, और फिर हम उस पॉइंट की रिलेटिव मोशन वाला फंडा लगा के हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी वगैरह पता कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो बच्चों पहला हमारा मतलब अप्रोच जो इसमें रहना चाहिए वो कुछ इस तरीके का रहना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v है, तो बच्चों इस वाले की वेलोसिटी क्या होगी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी बच्चों, कितनी आएगी बच्चों इसकी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट की। मैं पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही इसको वो कर दूंगा। तो इसको बच्चों मान लो v डैश के बराबर है इसकी वेलोसिटी ना, v डैश। तो v डैश साइन थीटा बराबर होना चाहिए बच्चों v कॉस थीटा के। एक तो रिलेशन ये आएगा इनके बीच में ना, तो v डैश टेन थीटा ये बच्चों v के बराबर आ गया। ठीक है, एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया। टेन थीटा की वैल्यू मैं रख सकता हूँ 30 डिग्री है तो वो √3 की v के बराबर आ जाएगा। खैर वो तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, सेंटर की वेलोसिटी पता करनी है। तो v डैश की वैल्यू बच्चों आ कितनी जाएगी, यहाँ से v डैश की वैल्यू √3v के बराबर। इस वाले एंड की वेलोसिटी मेरे को पता लग गई बच्चों, √3v के बराबर आ गई। इसके बच्चों मैं दो कंपोनेंट कर लूंगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, एक परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री के बराबर है तो ये 60 के बराबर होगा बच्चों, 60 डिग्री के बराबर।
तो ये आएगा बच्चों √3v डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, और ये आएगा √3v इंटू मतलब 3v बाई 2 के बराबर। ठीक है, इसके भी बच्चों दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा। मुझे लग रहा है इसका कुछ और इजी मेथड होगा, लेकिन अभी मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है, तो मैं इसी से चल रहा हूँ। ठीक है, ये बच्चों √3v बाई 2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब बच्चों मैं इस वाले पॉइंट को रोक दूंगा, इस वाले लोवेस्ट पॉइंट को क्या कर दूंगा बच्चों, मैं रोक दूंगा। इस वाले को मैंने रोक दिया, इसको रोकते ही इसकी वेलोसिटी ऐसे ऐड करोगे आप v/2, और एक इधर की तरफ ऐड करोगे बच्चों √3v/2। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, इस रॉड का ओमेगा आ जाएगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये रॉड कितने ओमेगा से रोटेट कर रही होगी, वो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा। और वो ओमेगा की वैल्यू पता है कितनी होगी, इधर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 3v/2 प्लस का v/2, तो इस रॉड का जो ओमेगा आएगा ना बच्चों, वो 2v डिवाइडेड बाई l के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इस रॉड का बच्चों क्या आ गया, ओमेगा आ गया। इस रॉड का ओमेगा हमारे पास आ गया। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अब मैं इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके सेंटर की जो वेलोसिटी आएगी ना, वो ओमेगा इंटू l/2 इधर की तरफ आएगी। ठीक है, वो इसके रेस्पेक्ट में आई, और साथ ही बच्चों इसको v ऐड करना पड़ेगा हमें इधर की तरफ। ठीक है ना, तब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आएगी इन दोनों का सम, क्योंकि ये पॉइंट बच्चों रेस्ट पे नहीं है ना, दिस पॉइंट इज मूविंग विद v। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ओमेगा इंटू l/2 से। तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा, तो ओमेगा इंटू l/2 जो होगा ना बच्चों, ओमेगा इंटू l/2 वो v के बराबर होगा। तो ये भी बच्चों v के बराबर आ रहा होगा। अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री है, तो बच्चों ये भी 30 डिग्री के बराबर होगा, और ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो तुम समझ गए बच्चों, इन दोनों का, दोनों वेलोसिटीज के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों v के बराबर आ जाएगी, क्योंकि v और v वेलोसिटी का वेक्टर सम करना है आपको, उनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो बच्चों उनका रिजल्टेंट भी v के बराबर ही आएगा, और कितना आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। दिस इज बच्चों वन मेथड। ठीक है, ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास कितना आ गया, v के बराबर आ गया। ठीक है, ये तो एक तरीका है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेंथी है तरीका ना ये वाला। एक और तरीका क्या है बच्चों इसको करने का, आप इस डिस्टेंस को ना x मान लेना, इधर वाली डिस्टेंस को ना x, और इस वाली डिस्टेंस को बच्चों y मान लेना। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा ना बच्चों, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बीचों बीच में होगा। तो जब तुम इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करोगे ना, इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, तो ये x/2 आ रहा होगा, ये x/2 आ रहा होगा, ये y/2 आ रहा होगा। तो अगर आप x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखोगे ना, तो x/2 के बराबर होगा। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखोगे ना बच्चों, वो y/2 के बराबर होगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन जो आएगी ना, वो 1/2 dx/dt के बराबर आएगी। और dx/dt की वैल्यू क्या है बच्चों, इस x का जो बढ़ने का रेट है बच्चों, किसके बराबर है, v के बराबर। दिस इज अनदर मेथड। ठीक है, दिस इज सेकंड मेथड। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो y डायरेक्शन में आएगी ना बच्चों, 1/2 वो v डैश के बराबर आएगी। वो जो ऊपर वाला v डैश है ना, v डैश की वैल्यू कितनी है, √3v/2 के बराबर। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी इतनी होगी, x डायरेक्शन में इतनी होगी, दोनों का रिजल्टेंट करोगे बच्चों, यू विल गेट v। तो बच्चों इसकी दोबारा से रिजल्टेंट वेलोसिटी v के बराबर आ जाएगी। दिस इज द अदर मेथड। सो दो मेथड से बच्चों मैंने तुम्हें बताया, एक तो सीटीआरएम वाले से। इस बॉडी का अगर तुम देखो ना, तो इसका सीटीआरएम ही हो रहा है ना। तो मैंने क्या किया कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओमेगा पता कर लिया। मैंने कहा कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी का हर एक पॉइंट क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो मैंने सेंटर ऑफ मास का भी मोशन पता कर लिया, ओमेगा इंटू l/2 करके। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा, l/2 डिस्टेंस पे पता कर लिया। फिर इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास में ऐड कर दी, ताकि ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी आ जाए। तो जब भी आपको किसी चलते हुए फ्रेम में वेलोसिटी पता होती है, आपको जब भी किसी चलते हुए फ्रेम में वेलोसिटी पता होती है, तुम ग्राउंड फ्रेम में पता करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, चलते हुए फ्रेम में पता करके चलते हुए फ्रेम की वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं फैक्टोरियली। तो मैंने वही किया, लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को फैक्टोरियली ऐड कर दिया, मेरे पास v आ गया। तो ये पहला मेथड था बच्चों, ये वाला। और ये दूसरा मेथड है कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखे मैंने, उसको ओरिजिन मान के, इसको ओरिजिन मान के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखे x और y के टर्म में। x जो है इस एंड के दूर जाने से x बढ़ रहा है, मतलब dx/dt v के बराबर है। इसके नीचे आने से y घट रहा है, मतलब माइनस का dy/dt जो है इसके बराबर है। मुझे पता था x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के x/2 और y/2 के बराबर है, और यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। डन। In the previous question, if dv by dt is 0, then the angular acceleration of the ladder when angle alpha is 45 डिग्री। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ये जो
पॉइंट है ना जो ग्राउंड के कांटेक्ट में, ये पॉइंट, ठीक है, इसकी v तो है स्पीड, लेकिन dv बाई dt इसका 0 है। तो ये एंगल अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं कि अल्फा का क्या होगा, ठीक है, जब ये एंगल, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन को पूछ रहे हैं। अच्छा ये ध्यान रखना, अल्फा की जगह पे मैं थीटा यूज कर ले रहा हूं यहाँ पे ना, जब थीटा 45 डिग्री होगा तो इसका अल्फा कितना होगा, दे आर इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है, अल्फा कितना होगा इसमें ये इंटरेस्टेड है। अच्छी बात यह है कि बच्चों अल्फा की वैल्यू पता करनी है मेरे को ना, इसमें अल्फा की वैल्यू पता करनी है। तो अल्फा पता करने का एक तरीका तो होता है कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाऊं मैं, ठीक है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाऊं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाऊं या तो, और दूसरा तरीका क्या होता है, काइनेमेटिक्स लगाऊं, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन करूं मैं इस थीटा का ना, इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, खुद का कोई एक्सेलरेशन उसका नहीं है, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो मतलब ऐसे सोचना पड़ेगा बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे करके सोचना पड़ेगा तुम्हें इसके बारे में। अच्छा एक बात तो पक्की है बच्चों, क्योंकि एंगल 45 है तो ये वाला भी v वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। अभी हमें इसको थीटा के टर्म्स में बात करनी पड़ेगी इसकी ना, नॉट 45 नहीं रख सकते हमें, अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसको, हमें ये पता है कि v cos थीटा जो है ना v डैश sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अल्फा जो है इसका थीटा का डबल डिफरेंशिएशन होगा, ये ध्यान रखना, v डैश sin थीटा के बराबर आ जाएगा। क्या करूं मैं, कोई कोई मतलब, अच्छा एक तरीका बच्चों ये है, इसको मैं x मान लेता हूं यहां से यहां तक, और ये l है, ये तो कांस्टेंट है बच्चों, l कांस्टेंट है, ठीक है। x इज इक्वल टू l cos थीटा होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू l sin थीटा d थीटा डिवाइड बाई dt, ठीक है। एक रिलेशन तो बच्चों हमारे पास ये आ गया, मुझे यही ज्यादा अच्छा लग रहा है रिलेशन ना। इसको बच्चों एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का l तो बच्चों बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डबल, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों इनका, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और एक डी थीटा बाई डी टी है ऑलरेडी, प्लस का साइन थीटा इंटू डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। अब ये क्लिक करेगा बच्चों अचानक से, मुझे पता है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये टर्म तो बच्चों जीरो के बराबर है, ठीक है, ये वाली टर्म हमारी जीरो के बराबर है। ओके यही बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो अल्फा जो आएगा ना बच्चों, ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, अल्फा जो आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये आ रहा है बच्चों। और थीटा की वैल्यू बच्चों 45 है, अब रख देना, तो अल्फा हो जाएगा बच्चों माइनस का 1 इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी बच्चों यहां से आएगा हमारे पास है ना, डी थीटा बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी बच्चों हमें पता है v के बराबर है, इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 45 रख देना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टू, तो रूट टू v अपॉन एल का स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर डिवाइड बाई एल का स्क्वायर, ठीक है, ये बन रहा होगा बच्चों कुछ ऐसे ना, 2v स्क्वायर डिवाइड बाई एल का स्क्वायर, क्या है इसका आंसर, 2v स्क्वायर डिवाइड बाई एल का स्क्वायर विल बी द आंसर, ठीक है। अब यार देखो ये क्वेश्चंस लेते हैं टाइम, नहीं नहीं तो उसका टॉर्क और लिखने की गलती मत करना, बिकॉज टॉर्क लिखने की गलती इसलिए नहीं करना, उन्होंने वो उसका वो रिलेशन जो दिया है ना v कांस्टेंट है, वहीं से मेरे को क्लिक किया कि यार मुझे कुछ इक्वेशन बनानी चाहिए, और मुझे पता है कि अल्फा का मतलब क्या, अल्फा मतलब थीटा का डबल डिफरेंशिएशन, और वो नेगेटिव पता है क्यों आ रहा है, नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, खैर उन्होंने तो मैग्नीट्यूड लिखा है, नेगेटिव पता है क्यों आ रहा है, नीचे आने पे वो थीटा तो घट रहा है, तो ओमेगा ही नेगेटिव आएगा, पहली बात तो ओमेगा जो है माइनस का डी थीटा बाई डी टी के बराबर आएगा, ये सही है बच्चों ना, ये मतलब मुझे करना क्या था, मुझे इसकी वेलोसिटी दे रखी थी, मुझे लेंथ कांस्टेंट दे रखी थी, मुझे इस थीटा का डबल डिफरेंशिएशन पता करना था, वही इसका अल्फा होगा। दिस क्वेश्चन वाज रियली डिफिकल्ट वन, मतलब ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये वाला ना।
अच्छा था भी ये क्वेश्चन ना। चलो भाई 48 हो गया, ठीक है। 49 तो तुमने पूछा नहीं है और 50 भी नहीं पूछा। अब मुझे बताओ बच्चों 51 से लेके 55 तक कौन कौन से डाउट हैं आपके ना, 51 से लेके 55 तक। फिफ्टी वन से लेके 55 तक कौन कौन से डाउट हैं आपके? पचास, 53, 55। 50, 53, 55। तो 50वां बच्चों क्या है, ये रहा। यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m is given as some angular velocity about a horizontal axis through its center and gently placed on the plank of mass m. The coefficient of the friction between the two is mu. The plank rests on a smooth horizontal surface. The initial acceleration of the center of the sphere relative to the plank will be initial acceleration of the center of the sphere. अच्छा, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है बच्चों ने सेंटर ऑफ द स्फीयर का। देखो भाई ये ऐसे घूम रहा है, मतलब दिस पॉइंट इज गोइंग बैकवर्ड। ये वाला पॉइंट है ना, पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है ना बच्चों, इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा इधर, और वो लगेगा काइनेटिक, म्यू इंटू एम जी के बराबर, क्योंकि इसका मास एम है, ठीक है। और वही है इस पे लगेगा बच्चों म्यू इंटू एम जी इधर की तरफ, ठीक है। तो एक तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन आएगा a1 विच इज इक्वल टू म्यू इंटू जी के बराबर। और एक्सेलरेशन तो बच्चों इसका भी आएगा क्योंकि इस पे नेट फोर्स ये लगा हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा बच्चों म्यू इंटू जी के बराबर, ठीक है, क्योंकि इस पे भी फोर्स लगा हुआ है। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिलेटिव टू द प्लैंक। तो प्लैंक के रिलेटिव में बच्चों सेंटर का जो एक्सेलरेशन आएगा ना, दैट विल बी दिस। अच्छा, यहाँ पे बच्चों एक इसका अल्फा भी आएगा, लेकिन अल्फा से इसका सेंटर का एक्सेलरेशन थोड़ी आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज की गलती मत करना, अब तुम सेंटर ऑफ मास का अबाउट अल्फा अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है इसमें। और इसके रेस्पेक्ट में पूछा है बच्चों, उसका एक्सेलरेशन म्यू जी है, इसका म्यू जी पीछे की तरफ है, तो इसको तुम जब रोकोगे तो उसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 म्यू जी के बराबर, ठीक है। 2 म्यू जी के बराबर उसका एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा सेंटर का, ठीक है। ये वाली बात समझ भाई। मैंने 51 कल वाली क्लास में करा दिया था मैंने ना, 51 कल क्लास में करा दिया है। ये कल वाला ही तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख के यही तो कराया था, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग जस्ट आफ्टर द रिलीज। इस वाले पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क लिखा था, सेंट्रोमास इसका वहां पे गया था 2 mg, जैसे ही तो आया था। 53, a uniform circular disc placed on a rough horizontal surface has an initial velocity equal to velocity v naught and an angular velocity omega naught as shown in the figure. The disc comes to rest after moving some distance in the direction of the motion. अब सुनना बच्चों इसको ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन मतलब जो मैंने कल लास्ट में तुम्हें क्वेश्चन कराया था ना, उसी का बड़ा भाई है एक तरीके से ना। इसमें कई सारे केसेस आएंगे, ठीक है। रिवर्स स्पिन बच्चों इसी में आता है। तो मैंने बताया था कि बच्चों यहाँ पे स्लिपिंग हो रही होगी। क्यों स्लिपिंग हो रही होगी? अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी देखो ना, तो ओमेगा नॉट इंटू आर भी आगे की तरफ है, वी नॉट भी इधर की तरफ है, क्योंकि घूम तो ऐसे रहे ना। ओमेगा नॉट इंटू आर और वी नॉट इधर की तरफ होगा बच्चों, तो इसकी नेट वेलोसिटी आगे की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे स्लिपिंग हो रही होगी, नहीं हो रही होगी? इसके और नीचे वाले के बीच में स्लिपिंग हो रही होगी। आप कहोगे कि हाँ यहाँ पे स्लिपिंग हो रही होगी, ठीक है। स्लिपिंग तो यहाँ पे हो रही होगी। तो फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, काइनेटिक लगेगा। किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एफ के एम जी नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारे पास पहले तो। अगर मैं एक पॉइंट ले लू ना बच्चों, यहाँ पे ए, ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने ना, ए वाला एक पॉइंट ले लिया बच्चों मैंने, ए, ठीक है। अब इस ए वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क अबाउट ए क्या है बच्चों? 0 के बराबर। ए के अबाउट टॉर्क क्या है? 0 के बराबर। ए वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है 0 के बराबर है। तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों ए के अबाउट कांस्टेंट होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम अगर ए के अबाउट लिखूं तो पहले मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ मास का लिखूंगा एक पार्टिकल मान के, आरसीएम, और ये वीसीएम हो गया। हाँ भाई, तो एम आर क्रॉस टॉर्क एंगुलर मोमेंटम क्या आता है बच्चों ए के अबाउट?
एम आरसीएम क्रॉस वीसीएम के बराबर प्लस का आई ओमेगा के बराबर, आईसीएम इंटू ओमेगा के बराबर, यही आता है ना बच्चों। आरसीएम क्रॉस वीसीएम जो होगा ना वो अंदर की तरफ आएगा, लेकिन ओमेगा जो है ना बच्चों इसका बाहर की तरफ है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अच्छा इसको कैसे लिखते हैं हम, इस वाली वेलोसिटी वाली लाइन को बड़ा कर देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं विच इज इक्वल टू आर। तो ये अंदर की तरफ आ रहा है तो ये माइनस का एम वी नॉट इंटू आर नॉट आर के बराबर होगा, ठीक है। आईसीएम कितना है बच्चों, क्या है, सर्कुलर डिस्क एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, इंटू ओमेगा। ये बन गया बच्चों एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए बच्चों ये बन गया। एक टर्म इसमें नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है एंगुलर मोमेंटम की, इसकी वैल्यू बच्चों जीरो भी हो सकती है। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बच्चों नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकती है यहाँ पे। नेट एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव आने का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ आ रहा होगा, है ना। पॉजिटिव आने का मतलब है कि बाहर की तरफ आ रहा होगा, जीरो आने का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जीरो। तुम्हें ये पता है बच्चों फ्रिक्शन तब तक लगता रहता है जब तक कि यहाँ पे क्या ना हो जाए बच्चों, स्लिपिंग खत्म ना हो जाए, नहीं तो फ्रिक्शन लगता रहेगा जब तक, है ना। तो फ्रिक्शन जो है ना बच्चों यहाँ पर तीन तरीके की स्टेट क्रिएट करेगा। छोटे छोटे डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तीन सिचुएशन बनेंगी और वो तीनों सिचुएशन पता है क्या क्या होंगी। एक बनेगी कि ये प्योर रोलिंग मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना चालू कर दे, ऐसा कुछ बन जाए, समझ रहे हो। प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाए और वी डैश जो है ओमेगा डैश इंटू आर के बराबर हो जाए। पहली सिचुएशन बच्चों ये है कि वी डैश जो है ओमेगा डैश इंटू आर के बराबर हो जाए, वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू आर। तुम्हें पता है ना वो रोलिंग मोशन चालू हो गई तो फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये है बच्चों कि ये पीछे की तरफ चलना चालू कर दे और ओमेगा ऐसे रहे, तो भी बच्चों यहाँ पे ये V2 बोल देंगे, ओमेगा 2 बोल देंगे, V2 इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू आर के बराबर हो जाए। और तीसरी है बच्चों की कंप्लीटली रेस्ट पे आ जाए, रेस्ट में मतलब ना ओमेगा भी जीरो हो जाए और वी भी जीरो हो जाए इसका। तीसरी सिचुएशन ये है। अब समझना इन तीनों सिचुएशन में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मतलब ना नीचे फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, मतलब ना फ्रिक्शन अपना काम कर चुका, स्लिपिंग खत्म करा चुका है, ठीक है। ओए क्या लगा रखा है, क्या चल रहा है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई, तीनों सिचुएशन आपको समझ में आई बच्चों। इसे बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसे बोलते हैं रिवर्स स्पिन, मतलब प्योर रोलिंग मोशन इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये बच्चों फाइनली बॉडी रेस्ट पे आ गई। तो आप किसी बॉडी को ऐसे घुमा के और आगे की तरफ फेंकोगे ना तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे जाके लौट के आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है रुक जाए, फाइनली ओमेगा भी खत्म हो जाए और उसका वो भी खत्म हो जाए, वी भी खत्म हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। होता क्या है बच्चों यहाँ पे देखो, सुनना क्या क्या होता है। ये जो फ्रिक्शन लग रहा होता है ना यहाँ पे फ्रिक्शन, ये क्या करता है कि इसका ओमेगा था ऐसे, फ्रिक्शन का टॉर्क आता है बच्चों इधर की तरफ और फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन आता है पीछे की तरफ। तो ये जो फ्रिक्शन है ना वी नॉट को भी घटाता है, ओमेगा को भी घटाता है। अल्फा और ओमेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। वी नॉट और ओमेगा नॉट में से जो पहले जीरो हो जाता है, मान लो वी नॉट जीरो हो गया, अभी ओमेगा नॉट भी घट रहा था लेकिन वो जीरो नहीं हुआ, ठीक है ना। ये ऐसे जो घूम रही थी ना वो जीरो नहीं हुआ, लेकिन वी नॉट जीरो हो गया। वी नॉट जीरो हो गया तो बच्चों यहाँ पर तुम समझ रहे हो कि बॉडी अभी भी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, मतलब इस पहले पॉइंट की वेलोसिटी जो है इधर की तरफ है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो अब बच्चों अभी भी एक्सेलरेशन तो पीछे की तरफ है, वी नॉट जीरो हो गया लेकिन ओमेगा जीरो नहीं हुआ था, तो बॉडी अब बच्चों पीछे की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन तो फ्रिक्शन की वजह से अभी भी है इसका, तो बॉडी बच्चों पीछे की तरफ आने लग जाएगी। ओमेगा इसका ऐसे था, ओमेगा अभी भी घट रहा होगा लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ओमेगा घटते घटते और V2 इधर की तरफ बढ़ेगा, अब क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है इसका, तो पीछे की तरफ लौट के आने लगेगी। मान लो ऐसे घूम रहा है लेकिन लौट के पीछे की तरफ आ रहा है, फ्रिक्शन अभी भी लगता रहेगा, फ्रिक्शन अभी भी ओमेगा को घटाता रहेगा और ए को बढ़ाता रहेगा, मतलब इधर वाली वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि एक टाइम पे नीचे वाले पॉइंट पे V2 और ओमेगा 2r जैसे बराबर हो जाएंगे, फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग खत्म हो जाएगी। और ऐसे केस में बच्चों प्योर रोलिंग मोशन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में करता है, जिसमें सेंटर की वेलोसिटी पहले जीरो होती है और ओमेगा नॉट बाद में जीरो होता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों। हाँ, अगर ओमेगा नॉट पहले जीरो हो गया, वी नॉट के जीरो होने से पहले, मान लो अभी भी चल ऐसे रहा है, ओमेगा नॉट जीरो हो चुका है, तो बच्चों फ्रिक्शन अभी भी लगता रहेगा, फिर इसका ओमेगा इधर की तरफ उल्टा ओमेगा आने लग जाएगा और फिर ये प्योर रोलिंग मोशन ऐसे करेगा।
खैर टाइम पूछा होता है ना तो बात हम उसके बारे में करते हैं, अदरवाइज हमें इसमें इतना बातों में जाने की जरूरत नहीं है। बस हम ये देखेंगे कि अगर ये ऐसे प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है ना बच्चों, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम किधर आएगा? देखो एम आर क्रॉस बी अंदर, आई ओमेगा अंदर। सो अगर नेट एंगुलर मोमेंटम, इसका नेट एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है, तो ये प्योर रोलिंग मोशन ऐसे करेगा। हाँ, इसका एंगुलर मोमेंटम देखो बच्चों, यहां से आर वेक्टर इधर की तरफ, आर क्रॉस बी बाहर, आई ओमेगा बाहर। सो अगर नेट एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ है तो ये वाला केस बनेगा, और नेट एंगुलर मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनली ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो नेट एंगुलर मोमेंटम हमें क्या करना है, फाइनली रेस्ट पे लाना है। तो नेट एंगुलर मोमेंटम को हमें जीरो करना है, एम वी नॉट इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट। ठीक है, इसको बराबर करना है बच्चों, तो वी नॉट डिवाइड बाई ओमेगा नॉट इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, है ना। ये आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों, इन तीनों केसेस को ध्यान में रखना। फिफ्टी 55 पूछा है, और कौन सा वाला पूछा है? टॉर्क अबाउट जीरो कैसे आ रहा है, ये तो कल ही बताया था ना मैंने तुम्हें। ए वाले पॉइंट का अबाउट देखो, फ्रिक्शन तो इसी से पास हो रहा है। यहाँ पे mg लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल mg के बराबर होगा, तो नॉर्मल और mg का टॉर्क भी खत्म हो जाएगा। तो पूरी मोशन के दौरान इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो ही रहेगा। नॉर्मल हमेशा mg के बराबर रहेगा, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों का, वो बराबर रहेगा उस पॉइंट से, और फ्रिक्शन हमेशा ए से पास हो रहा होगा। इस वजह से ए के अबाउट टॉर्क जीरो आता है। हम जमीन पे एक पॉइंट ले लेते हैं, उसके अबाउट हम बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, कौन सा पूछा था और तुमने? 55। Two identical ball A and B of mass m each are placed on a fixed wedge as shown in the figure. Ball B is kept at rest and it is released just before the two ball collide. The ball A rolls down without slipping on the inclined plane, collides elastically with the ball B, then the kinetic energy of the ball A just after the collision with the ball B. अच्छा बच्चों, एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो तुमने एक बॉडी थी, प्योर रोलिंग मोशन करती हुई आ रही थी ऐसे ना ओमेगा से, और वो बच्चों दीवार से आके टकरा गई, तो बच्चों पता है क्या होगा? मान लो इलास्टिक कोलिजन हुआ, ई की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, तो पता है क्या होगा? इसके सेंटर की वेलोसिटी उल्टी हो जाएगी, लेकिन ओमेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा वैसे ही रहेगा। ओमेगा पे फर्क कब पड़ता है? जब ये टकराने के दौरान ना इस पर कोई टॉर्क लगता, टॉर्क ही ओमेगा को चेंज कर सकता है। टकराने के दौरान जो नॉर्मल लग रहा है ना, वो सेंटर से पास हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का कोई टॉर्क नहीं आ रहा है। अगर हाँ ये रफ सरफेस हुआ, फ्रिक्शन अगर हुआ, तो फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ का नॉर्मल इंपल्सिव है, तो फ्रिक्शन इंपल्सिव हो सकता है, और फिर ओमेगा को चेंज कर सकता है टॉर्क लगा के इंपल्सिव। ठीक है, लेकिन स्मूथ बॉडीज होती हैं जनरली। अब जैसे मान लो, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो ये बॉडी V1 से आ रही है और ओमेगा 1 से ऐसे घूम रही है। एक बॉडी बच्चों इधर की तरफ V2 से आ रही है, ओमेगा 2 से ऐसे घूम रही है। इनका इलास्टिक कोलिजन हो गया, आइडेंटिकल बॉडी थी मान लो, और ये कैसी बॉडी थी? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल बॉडीज का इलास्टिक कोलिजन होता है तो बच्चों क्या होता है? वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। अब ये V1 से जा रही होगी, लेकिन ओमेगा नहीं चेंज होगा, इसका ओमेगा 2 ऐसे रहेगा, और ये V2 से जा रही होगी इधर, और इसका ओमेगा 1 वैसे ही रहेगा। तो टक्कर के बाद बच्चों ये होता है, सिर्फ ट्रांसलेशनल वाला मोशन अफेक्ट होता है अगर बॉडीज स्मूथ है तो। ठीक है, स्मूथ बॉडीज के केस में। तो अब इन्होंने बोला कि इलास्टिकली कोलाइड, इलास्टिकली एक दूसरे से विदाउट स्लिपिंग आई है, टक्कर हुई इनकी, टू आइडेंटिकल ए एंड बी, नेगलेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। देखो इन्होंने दे दिया नेगलेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि यहीं पे इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लगेगा वो इंपल्सिव होगा। हाँ, नॉर्मल तो यहाँ भी लग रहा है, लेकिन वो इंपल्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों जब ये बॉडी यहाँ पे आएगी ना, h/2 नीचे जब आएगी, कितना नीचे आएगी? h/2, तो आप लिखोगे m इंटू जी इंटू एच डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू। अब मुझे इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। बच्चों काइनेटिक एनर्जी लिखने के ना दो तरीके होते हैं, अब सुन, इन चीजों को भी ध्यान में रखना। जैसे एक बॉडी बच्चों v वेलोसिटी से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जा रही है, नो स्लिपिंग कंडीशन है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पता है कैसे लिखते हैं अपन? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये याद है मैंने लिखवाया था आप लोगों को, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं। ये ट्रांसलेशनल होती है, रोटेशनल होती है। इसी की काइनेटिक एनर्जी को लिखने का एक और तरीका होता है, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है ना, तो बच्चों इसी एनर्जी को आप लिख सकते हो हाफ आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू
ओमेगा का स्क्वायर, ये भी तरीका है बच्चों उसको लिखने का। आप उन दोनों का सम करोगे ना इसके बराबर ही आएगा, ठीक है, दोनों का सम करोगे बच्चों इसके बराबर ही आएगा। ओके तो जब ये बॉडी यहां से यहां तक आई होगी ना बच्चों, तो इसके पास दो चीजें आई होंगी, एक आई होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा पहले तो ये समझ लो। और क्या है बच्चों, टू आइडेंटिकल बॉल है, मतलब सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर सकता हूं, या फिर आप इसको लिख सकते हो हाफ आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा का स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। हाफ लोवेस्ट पॉइंट के आई कितना आएगा बच्चों, 7/5 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, mgh डिवाइडेड बाई 2, 7/10 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों ना हमारे पास। इसके पास दो तरीके की एनर्जी होगी बच्चों, एक तो v की वजह से ऐसे चल रहा हो, एक ओमेगा से, ये v तो गायब हो जाएगा, इसके पास v आ जाएगा और इसके पास ओमेगा रह जाएगा बस। तो रोटेशनल इसके पास रह जाएगी, ट्रांसलेशनल इसके पास चली जाएगी। तो एक तरीके से तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है, तुम्हें समझ गए, टक्कर जब होगी आइडेंटिकल है, इलास्टिक कोलिजन है, तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन उसके पास चला जाएगा, इसके पास ओमेगा ही बचेगा। और इन्होंने जस्ट आफ्टर पूछा है हमें, तो इसके पास ये वाला टर्म इसके पास होगा, इसके पास, इसके पास, और ये वाला टर्म बच्चों इसके पास रह जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ए की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो ये बचेगी, ये वाली हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए जो होगी ना वो हाफ आई सी एम कितना होता है बच्चों, 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, इतनी एनर्जी बचेगी, मतलब 2/10 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर, इतनी एनर्जी ए के पास बचेगी। अच्छा 7/10 की वैल्यू ना बच्चों ये है, तो 2 को इधर ले जाओ और ये बन जाएगा mgh डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 2/10 m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, समझ गए? तो mgh/7 विल बी द आंसर। तुम लोगों को ये फंडा समझ में आया? अब इस फंडे को मैं क्लास में नहीं पढ़ाया, लेकिन जो बच्चा डिस्कशन अटेंड नहीं कर रहा होगा उसको कभी समझ में नहीं आएगा। मैं से शायद कोई 54 भी पूछ रहे हैं कि सर 54 भी बता दो। A uniform rod of mass m is placed over smooth this F is applied for delta t time। तो F का जो इम्पल्स होगा ना बच्चों, इम्पल्स F डेल्टा t के बराबर होगा, J से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इम्पल्स को ना, along the x direction at the point A। यहां पे एक आपने इम्पल्स लगा दिया J, तो तुम्हें पता है इम्पल्स लगने से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी एक तो, और ये घूमने लग जाएगा। अगर आपको याद हो तो हम लिखते थे एंगुलर इम्पल्स जैसे डेल्टा एल सी एम लिखते हैं इज इक्वल टू, मतलब किसके बराबर आ जाएगा, जे इंटू एल बाई टू के बराबर, यही आएगा ना बच्चों। अगर कोई इम्पल्स लगता है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दैट इम्पल्स एंगुलर इम्पल्स के बराबर होता है, मतलब आईसीएम एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू जे इंटू एल डिवाइड बाई 2। कट जाएगा 6 आ जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6j डिवाइड बाई m इंटू एल के बराबर, ठीक है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, और पहली इक्वेशन वहां पे है ही, m इंटू वी ये j के बराबर आ जाएगा, v की वैल्यू बच्चों j डिवाइड बाई m के बराबर आ जाएगी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, v आ गया बच्चों हमारे पास और ये आ गया। अब ये कह रहे हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड व्हेन रॉड बिकम्स पैरेलल टू द x एक्सिस। तो रॉड जब पैरेलल टू x एक्सिस होगी ना बच्चों, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां नहीं रहेगा, यहां आ चुकी होगी। तो पता है बच्चों रॉड कितना रोटेट कर चुकी है, π/2। तो ये π/2 जो होगा ना बच्चों ओमेगा इंटू टी के बराबर होगा। यहां से तुम्हारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी पाई डिवाइड बाई 2 ओमेगा के बराबर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 6j डिवाइड बाई
m इंटू एल के बराबर, m पाई एल डिवाइड बाई 12 इंटू जे के बराबर। ठीक है, टाइम की वैल्यू आ चुकी है। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा एक्ससीएम, ये v इंटू टी के बराबर होगा। v कितना है, j अपॉन एम के बराबर। t कितना है, m पाई एल डिवाइड बाई 12 जे के बराबर, पाई एल डिवाइड बाई 12। ठीक है, उसमें बच्चों एल बाई 2 और ऐड कर देना, क्योंकि ए एंड यहाँ होगा और बी वाला यहाँ होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था ना, क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, सेम सिमिलर टाइप का करवाया था शायद। तो जब भी जैसे ये रॉड है ना, इस पर अगर तुम एक एंड पे मारोगे ना इसको इधर से, तो ये सेंटर भी चलने लगेगा और घूमने भी लगेगी। अच्छा, ऐसे केसेस में बच्चों जिसमें रॉड फ्री हो ना, उनको किससे करना ज्यादा अच्छा रहता है, किसके रेस्पेक्ट में देखना अच्छा आता है, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखो, उस पर जाके बैठ जाओ कि उस फोर्स ने क्या किया होगा जो तुमने लगाया है। पहले तो सेंटर ऑफ मास को मोशन दी होगी, एक्सटर्नल फोर्स है, सेंटर ऑफ मास की मोशन को अफेक्ट करेगा। एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स जो है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी दे देगा, सेंटर ऑफ मास भी चल रहा होगा और घूम भी रहा होगा। अच्छा, 56 से लेके बच्चों 60 तक, 56 से लेके 60 तक डाउट्स, 56 से लेके 60 तक। हो गया भाई? तो 56 एंड 58 ये भी तो वैसा ही है। वन आइस स्कैटर ऑफ मास एम मूव्स विद द स्पीड ऑफ 2v टू द राइट। ठीक है, और एक बच्चों यहां है, ये एम मास का v से आ रहा है। ठीक है, देयर, अच्छा इनका यहां पे बच्चों वो रॉड रखी है ना मासलेस, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे आएगा ना। तुम समझ रहे हो, इनके पास नेट मोमेंटम किधर है, इधर की तरफ। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी ना टक्कर के बाद, वो 2mv माइनस का 2mv माइनस का mv डिवाइड बाई 2m, v/2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, एक बच्चों इनके पास ओमेगा आएगा ऐसे करके ना, तो तुम तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मतलब क्या कर देना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देना। तो जब ये रॉड से चिपक गए ना, तो ये ओमेगा से घूम रहे होंगे, ये भी घूम रहे होंगे। तो पहले एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट क्या लिखोगे, आर वेक्टर इधर की तरफ, वी वेक्टर इधर की तरफ, तो आर क्रॉस भी बच्चों अंदर आएगा, आर वेक्टर इधर की तरफ, वी वेक्टर इधर की तरफ, आर क्रॉस भी बच्चों इसका भी अंदर आएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। तो 2mv L/2 प्लस का m इंटू वी L/2, और ये बच्चों आई ओमेगा के बराबर होना चाहिए। अब इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा आई क्या होगा, m L/2 का स्क्वायर
एम एल बाई टू का स्क्वायर इंटू ओमेगा के बराबर। एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू ओमेगा 3 MB L डिवाइड बाई टू। एक रिलेशन आ गया, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 3B/L के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला किसी भी टी टाइम पे, तो किसी भी टी टाइम पे बच्चों पता क्या होगा, किसी भी टी टाइम पे पता है क्या होगा, एक तो सेंट्रोमास इसका आगे जा चुका होगा, उसकी स्पीड कितनी v/2, तो v/2 इंटू टी के बराबर सेंट्रोमास यहाँ आ चुका होगा, और ये बच्चों घूम भी चुके होंगे थीटा, और ये ओमेगा इंटू टी के बराबर होगा। ओमेगा की वैल्यू ये है 3V/L इंटू टी के बराबर 3V/L, मतलब L की जगह उन्होंने B यूज कर रखा है, ठीक है। तो एंगल इतना होगा। तो अगर तुम्हें इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं, किनके, जैसे इस वाले का कोऑर्डिनेट बताना है, ये डिस्टेंस और ऐड करनी पड़ेगी ना तुम्हें, L/2 साइन थीटा के बराबर, तो XCM प्लस L/2 साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इस वाले का एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है तुम्हें, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये उसी का बस थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। इसके अलावा और कौन सा पूछा था तुमने, 58, 56 के अलावा 58 पूछा है। यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ मास m and length L rest on a horizontal surface and impulse J is applied at the, अब यार ये तो तुम कर लोगे ना, ये तो बच्चों वही ओमेगा और सेंट्रोमास की वेलोसिटी पता करो, और फिर उसका सेंट्रोमास का रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से। ये तो वही क्वेश्चन है बच्चों ना, इतने सारे करा चुका हूं इस पे ना, बस उस टाइम पे बात करनी है। तो ये टाइम देख लेना, इससे रॉड का एंगल पता लग जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे रॉड ऐसे थी पहले, यहाँ पे जे इंपल्स लगाई इन्होंने ना, तो क्या होगा इसका, एक तो सेंट्रोमास की वेलोसिटी आ जाएगी और एक ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। J इंटू L/2 इज इक्वल टू ML स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 6J डिवाइड बाई M इंटू L के बराबर आ जाएगी, पहली इक्वेशन। J इक्वल टू M इंटू V, ये दूसरी इक्वेशन। इस टाइम पे तो एंगल रोटेट जो करेगी ना रॉड, वो ओमेगा इंटू टी के बराबर होता है, पाई M इंटू L डिवाइड बाई 12J, 6J डिवाइड बाई M इंटू L। एंगल वो π/2 रोटेट कर चुकी होगी, मतलब रॉड जो है ना एक टाइम पे ऐसे हो चुकी होगी, लेकिन सेंटर तो बच्चे इसका पूरे टाइम इधर ही मूव करता रहेगा, ओमेगा इसका ऐसा होगा। तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू L/2 तो इधर आएगी बच्चों, V इधर आएगी। इस वाले एंड की जो वेलोसिटी तुम्हें जो लिखनी है ना, वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगी, V और ओमेगा L/2 का रिजल्टेंट। पहले SHM डिसाइड करते हैं, SHM के बाद डिसाइड करते हैं, मतलब ना पहले SHM खत्म करते हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। अच्छा बच्चों, अब हमारे टोटल 66 क्वेश्चंस हैं, अप टू 66 बच्चों। कोई डाउट किसी को, 66 तक कोई डाउट किसी बच्चे को, 66वें क्वेश्चन तक कोई डाउट किसी बच्चे को? सुनो भाई, थर्सडे को शाम को 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे एक सेशन होगा, रोटेशनल मोशन के PYQs का डिस्कशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन के PYQs का डिस्कशन मेरे चैनल पे होगा, प्रभजीत पे, ठीक है। तो आप लोग जो है PYQ कर लेना बच्चों, जेई मेन के ना 2022 के, 2022 के कराऊंगा मैं, और 2023 के कराऊंगा, सिर्फ 2 साल के PYQs कराऊंगा मैं, ठीक है। ये वाला डाउट है आपका 66 वाला, ओके। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं बच्चे ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट द P व्हेन रॉड। अच्छा, ये इन्होंने बोला है कि विदाउट स्लिपिंग है,
तो तुम्हें पता है बच्चों ये सेंटर ऐसे वी से जा रहा होगा, लेकिन इसका ओमेगा ऐसा होगा। जब तुम इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखोगे ना बच्चों, तो तुम्हें पता है कि पहले सेंटर ऑफ मास का लिखते हैं, तो ये तो आरसीएम का काम करेगा और ये वीसीएम का काम करेगा। मुझे बताओ आरसीएम क्रॉस वीसीएम किधर आएगा? आरसीएम नीचे की तरफ, वीसीएम इधर बाहर की तरफ आएगा, नहीं आएगा? यस। और आई ओमेगा किधर आएगा? ओमेगा तो अंदर की तरफ आएगा। देखो ये घूम तो ऐसे रहा होगा ना बच्चों, अगर ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे तो जाएगा। यही गलती है बच्चों ना इसमें, बस यही गलती है। अच्छा, v इंटू वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर के बराबर होगा। तो p के अबाउट लिखो बच्चों, m, ये बाहर की तरफ आएगा, ओमेगा इंटू आर इंटू एल, माइनस का i 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओके, एक तो ये हो गया रिलेशन। दूसरा, ये यहां से यहां तक आया था, इसकी एनर्जी mgl से घटी है और वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई होगी। तो काइनेटिक में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस वाले पॉइंट का लिख दूं काइनेटिक एनर्जी इसकी, हाफ आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन 7/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा इंटू आर की वैल्यू ना रूट के अंदर 10/7 जी इंटू एल के बराबर आ जाएगी। ये होगा इसका आंसर ना, यहां पर माइनस होना चाहिए बस। यस, 8 PM टू 9 PM। ठीक है, थर्सडे को। तो ट्यूसडे एंड थर्सडे को मैं आप लोगों के PYQs डिस्कस कराना स्टार्ट कर रहा हूं 2022 के। तो दिस वाज योर एक्सरसाइज 1। ठीक है, एक्सरसाइज 1 बच्चों कंप्लीट कर दिया हमने। अब बात करेंगे बच्चों हम एक्सरसाइज 2 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 1 इज डन, एक्सरसाइज 1 इज डन, एक्सरसाइज 2 इज। तो एक्सरसाइज 2 को बच्चों मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूं इसके सब्जेक्टिव निपटाने के लिए। ठीक है, और उसको मैं एक्स्ट्रा क्लास में निपटाऊंगा, या तो सैटरडे को या संडे को। ठीक है, इस सैटरडे संडे को मैं बच्चों टाइम निकालूंगा, नहीं तो फ्राइडे को निपटा देंगे। एक मेरी पीपीसी वाली क्लास होती है, वो वाली क्लास जिस दिन नहीं होगी उस दिन मैं तुम्हें बुला के इसका बच्चों निपटारा मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 अब हम अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास में ही करेंगे। कल से मैं SHM स्टार्ट करवा दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा अब जो है ना 15 अगस्त हो गई आज ना। SHM इट विल टेक, आज क्या ट्यूसडे है ना, इस पूरे हफ्ते को खा जाएगा SHM 4 क्लास, और अगले हफ्ते की 3 क्लास, वेडनेसडे तक जाके SHM कंप्लीट होगा। फिर वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग लेगा हमारा अगले हफ्ते की रिमेनिंग 3 क्लास और उसके अगले 4 क्लास। मैं मिनिमम टाइम में भी बढ़ाऊं तो 6 क्लास कम से कम लेगा, नहीं 7 तो ले ही लेगा डिस्कशन वगैरह ना शीट का। फिर उसके बाद साउंड वेव, तो मैंने कितना कितना बताया बच्चों, 7 दूनी 14, और साउंड वेव 8 क्लास, 22 क्लास। तो अभी हमारे पास इस महीने में बची हैं 22 क्लास चाहिए मुझे साउंड वेव तक तुम्हारा पढ़ाने में। 22 क्लास, 4 इस हफ्ते बची हैं, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 6 22, 3 हफ्ते, इसके अलावा 3 हफ्ते, इसके अलावा 3 हफ्ते, मतलब 15 7 22 21 20 20 7 27। तो यार कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा इस हफ्ते का अलावा? 3 हफ्ते, मतलब 1 2 3 10 सितंबर, 10th ऑफ सितंबर को जाके, 10th ऑफ सितंबर को जाके बच्चों हम जो है 12th स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, 10th ऑफ सितंबर को जाके हम 11th ऑफ सितंबर को
तो 11 सितंबर को बच्चों हमारा 12th स्टार्ट होगा, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अरे क्लास में पता है तुम्हारी, देखी नहीं तुमने, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या रह जाती है एंड आते आते 1-1.5 घंटे बाद क्या स्ट्रेंथ रह जाती है। प्रॉब्लम ये है ना यार मेरे को, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 घंटे से ज्यादा खींचना मतलब एक ही बचेगा। चलो खैर, सो करते हैं मतलब 11 सितंबर से स्टार्ट अगर हम करेंगे तो इलेक्ट्रो को निपटाऊंगा मैं 2 हफ्तों में। ठीक है, 1 मिनट ना लाओ, मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ। 11 सितंबर से अगर हम स्टार्ट करेंगे ना, तो सितंबर से स्टार्ट करने के बाद इलेक्ट्रो को मैं 25 तारीख तक निपटा दूंगा, 26 तक एट मैक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी अक्टूबर तक निपट चुका होगा, और 15 अक्टूबर तक कैपेसिटर भी निपट चुका होगा। 29 अक्टूबर तक हमारा मैग्नेटिज्म निपट चुका होगा, और 12 नवंबर तक हमारा ईएमआई एसी सब उड़ चुका होगा। 12 नवंबर तक, ठीक है, 12 नवंबर तक ईएमआई एसी। मॉडर्न और न्यूक्लियर 30 नवंबर तक निपट जाएगा। ठीक है, नवंबर तक हमारा मॉडर्न और न्यूक्लियर तक कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, ऑन टाइम है बच्चों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फिकर नॉट। एक फिर वेव ऑप्टिक्स बचेगा, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव कम्युनिकेशन, और इधर बचेगा क्या कहते हैं तुम्हारा, थर्मल और फ्लूइड। ठीक है, तो दिसंबर में फ्लूइड और थर्मल निपट जाएगा, और जनवरी के फर्स्ट वीक में वेव ऑप्टिक्स, और बच्चे कुछ आपके सेमीकंडक्टर वगैरह ईएम वेव में तो मैं 12th के साथ पढ़ा दूंगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर और वो 12th के साथ पढ़ा दूंगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जेई मेन पैरेलली हम कर ले रहे हैं, जेई मेन के पीवाई क्यूज तो मैं पैरेलली करवा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो